Welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss in the module 5 of synchronous machine an alternator connected to infinite bus. This topic is very important if you understand the behavior of the alternator when it is connected to infinite bus, because the same topic we are going to deal in case of the power system. When you will discuss about the dynamics of the stability in case of the power system stability, this concept is very important, because in case of the power system stability, n number of numericals, n number of concepts which will be there, which will be relevant to the alternator connected to infinite bus. So what exactly is going to happen in this particular topic, we will discuss it in today's lecture. देखिए मैंने उसके लिए क्या है अल्टरनेटर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट अल्टरनेटर का. दिस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर मींस व्हाट, दिस इज अल्टरनेटर व्हिच इज कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट बस. इट इज कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट बस. नाउ द क्वेश्चन विल अराइज इन द माइंड ऑफ एवरीबॉडी, सर व्हाट डज इट मीन इनफाइनाइट बस. तो इनफाइनाइट बस मतलब क्या, एक ऐसा बस, एक ऐसा कंडक्टर कि जिसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. क्या बोल रहा हूं मैं, द इनफाइनाइट बस कैन बी डिफाइंड एज अ बस या बस बार which has a constant voltage and constant frequency. This is a kind of bus bar which is so large that its voltage will remain constant regardless of how much active power, how much reactive power is being taken by it. मतलब क्या देखिए, an infinite bus या bus bar and infinite bus या बस बार, बस या बस बार has constant voltage and frequency, has constant voltage and frequency. ठीक है, इसको ऐसा भी अपन बता सकते हैं कि इनफाइनाइट बस बार या इनफाइनाइट बस इज सो लार्ज दैट इट्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एक्टिव पावर इज ड्रॉन, हाउ मच रिएक्टिव पावर इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई. ठीक है, आई विल राइट इट एज व्हाट, इनफाइनाइट बस इज सो लार्ज या इनफाइनाइट बस बार इज सो लार्ज, इनफाइनाइट बस, ठीक है, इनफाइनाइट बस लिखता हूँ, इज so large that its voltage is constant. Its voltage is constant. Regardless of how much active power and reactive power is drawn or taken from the supply. How much active power and reactive power is drawn from the source या supply you can say. ठीक है, इसमें ऐसा भी अपन कह सकते हो कि जो इनफाइनाइट बस है, दिस बस बिहेव्स लाइक ए वोल्टेज सोर्स having zero internal impedance and infinite rotational inertia. मतलब क्या, देखिए जो इनपुट में जो भी कुछ चेंज हो रहा है ना, देखिए सिंपल बात बता रहा हूं मैं, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. मेरा कहने का मतलब एक बहुत लंबा कंडक्टर है, बहुत लंबी बस है, और मुझे देखना है कि यहाँ पे जो भी कुछ चेंजेस होने वाले, चाहे वोल्टेज में हो जाए, चाहे फ्रीक्वेंसी में हो जाए, चाहे किसमें स्पीड में हो जाए, इसका चेंज इसको बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होने वाला, ऐसा उसका मतलब है. इसका मतलब क्या, अगर सपोज आपने समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाला भी क्या और उसमें डाला भी, उसको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कुछ नहीं पड़ेगा. सिमिलरली इसकी केस होने वाली है. इसमें थोड़ा भी, चाहे भाई इतना बड़ा कंडक्टर है ना कि मतलब इसमें थोड़ा भी चेंज होना, उस चेंज को आराम से मतलब कि कंज्यूम कर लेगा, और मैं कह सकता हूं क्या, इट इज अ इनफाइनाइट रोटेशनल इनर्शिया वाली बस होने वाली है. ठीक है, देखिए उसको मैं लिख के देता हूं चाहे तो, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ, और इट बिहेव्स लाइक, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इनफाइनाइट बस बिहेव्स लाइक, इट बिहेव्स लाइक a voltage source, behaves like voltage source. Voltage source having
zero internal impedance, having zero internal impedance and infinite rotational and what infinite rotational inertia, ठीक है, एंड इनफाइनाइट रोटेशनल इनर्शिया ड्यू टू विच, तो इसमें क्या है ना कि ड्रॉप इन वोल्टेज, ड्रॉप इन स्पीड, ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी व्हाट एक्सपीरियंस्ड बाय दिस वन, बिकॉज दिस इज सो लार्ज दैट इट विल सीम्स दैट यार उसमें जो भी कुछ चेंज हो रहा है उसको चेंज महसूस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब कि लंबी बस है, उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, तो उसमें जो भी कुछ चेंज आप इनपुट साइड पे होगा दोज चेंजेस विल नॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इनफाइनाइट बस। और एक सिंपल बात अगर मैं बताऊँ तो देखिए क्या है ना कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर है कि जिस कंडक्टर की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है सेम कंडक्टर की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी और उसी वोल्टेज के ऊपर पूरी की पूरी सिस्टम ऑपरेट करानी है। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल एक कॉमन कंडक्टर ले लेंगे, कॉमन बस बार ले लेंगे, उसी बस बार से अपन क्या करेंगे, उसको टैपिंग प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, टैपिंग्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बस बार ऐसा होना चाहिए कि उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि जहाँ से आप सप्लाई लोगे वहाँ से मतलब बीच में देखिए, सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे जनरेशन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज अगर यहाँ पे जनरेशन मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफार्मर लगे हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग मैं कह सकता हूँ कि ये फीडर्स कनेक्टेड है, क्या है, अलग अलग फीडर कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो जनरेशन से सपोज जो वोल्टेज आ रही है, दिस वोल्टेज माइनस दिस सम ऑफ द ड्रॉप विल ऑकर इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगी, उसके बाद क्या आएगी, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस वोल्टेज का या इस बस का वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इस हम बस का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब आप मुझे एक बहुत बात बोलो, मैंने क्या बोला था, दिस इज जनरेशन, यहाँ से कुछ वोल्टेज आ रही है और ये तो ट्रांसफार्मर है, तो जनरेशन है, तो अभी उसको स्टेप अप करा के यहाँ तक अपन के पास पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि कुछ ड्रॉप इसमें हो रहा है, तो उस ड्रॉप को भी आप कंपेंसेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगी। अब सपोज मैंने एक बात बोली कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एक लोड कनेक्टेड है, सिमिलरली दूसरा कुछ लोड कनेक्टेड है, सिमिलरली तीसरा कुछ लोड कनेक्टेड है, सिमिलरली एक चौथा कुछ एक लोड कनेक्टेड है। लेकिन अगर सपोज समझो कि अगर आपके पास यहाँ पे जो कंडक्टर है, 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 इन कंडक्टर्स के अगर अलग अलग इंपेडेंसेस होंगे, तो मुझे एक बात बोलो, उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ड्रॉप होने वाला है। क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ ड्रॉप होने वाला है। सिमिलरली अगर सपोज मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे जो ये जो कंडक्टर है उसका अगर सपोज कुछ इंपेडेंस होगा, तो यहाँ पे भी मतलब कुछ ड्रॉप होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं कुछ बात बोलूँ तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप होगा। मतलब क्या, यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है ना, सेम वोल्टेज यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉप हो रहा है। तो ये क्या कहा, कैसे तुम कह सकते हो कि दिस इज इनफाइनाइट बस और इनफाइनाइट कंडक्टर विच इज हैविंग कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वोल्टेज कहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने उसमें क्या बोला, देखिए उसके लिए मैंने बोला है कि इट बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज सोर्स हैविंग जीरो इंटरनल इंपेडेंस, हैविंग व्हाट, जीरो इंटरनल इंपेडेंस। अगर ऐसा है तो देखिए, अगर उसको नॉर्मल सोर्स की तरह अगर सपोज यही से अगर मैं उसको दिखाऊं, तो सपोज अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और वहाँ पे जितने भी लोड कनेक्टेड है, सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब मुझे आप खुद बोलेगा, अगर आपको अगर ये इस टाइप से दिख रहा है तो देखिए इसमें कहीं पे आपके पास कहीं पे इंपेडेंस वगैरह नजर आ रहा है या कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इसका इंटरनल इंपेडेंस कैसा बोल दिया, वोल्टेज सोर्स की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो उसका इंटरनल इंपेडेंस कैसा होगा, जीरो हो जाएगा। उसका इंटरनल इंपेडेंस अगर जीरो है तो मतलब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस में आ रही सेम इसके अक्रॉस में, सेम इसके अक्रॉस में, क्योंकि दिस कंडक्टर इज ऑफ व्हाट, जीरो इंटरनल इंपेडेंस, दिस कंडक्टर इज ऑफ व्हाट, जीरो इंटरनल इंपेडेंस। समझ में आ रही बेटा बात? तो ये अपन कह सकते हैं उसको कि दिस इज अ इनफाइनाइट बस वोल्टेज या इनफाइनाइट बस बार या इनफाइनाइट बस कंडक्टर, यू कैन से दिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इन केस ऑफ द इनफाइनाइट बस बार you will come across in case of the power system that voltage and frequency, और डायरेक्टली ऐसा बोलते देगा आपको कि दिस इज इनफाइनाइट बस। ठीक है, इस टाइप से। अब ये होगा कि देखिए ये जो इतनी बड़ी बस है, इस इतनी बड़ी बस को अगर सपोज मुझे जनरेटर कनेक्ट करना है तो जनरेटर कैसे कनेक्ट करा दोगे डायरेक्टली इस बस को? तो आप डायरेक्टली ऐसा नॉर्मली बोलोगे कि मतलब जैसे अपन के नॉर्मल सप्लाई होता है, ठीक है, आपने बस क्या किया, फैन को वहां पे कनेक्ट कर दिया और आपने बोला कि बटन दबाओ तो अभी चालू हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा सिस्टम है तो उसमें चालू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इतनी बड़ी लंबी बस है, आप देख सकते हो कि इतना बड़ा बस है, और इस बस को आप डायरेक्टली अगर लाइव कंडीशन में अगर उसको मतलब जनरेटर भी क्या है, मैं कह सकता हूँ कि जनरेटर भी रनिंग कंडीशन पे, और ये भी कैसे है, इसके भी सपोज अगर
फिलहाल तो मैंने सारे लोड यहाँ पे उसके ऑफ कर दिए इनफाइनाइट बस पे जो भी कुछ लोड कनेक्टेड होंगे तो ठीक है। तो अगर मैंने इसको रनिंग कंडीशन पे डायरेक्टली उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो उसका बिहेवियर किस टाइप से होगा, वो बहुत ही अलग होने वाला है। लेकिन ऐसा देखा जाए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए वैसे कभी होता नहीं है कि आप डायरेक्टली जनरेटर को वहाँ पे कनेक्ट कराओगे। जैसे कि मैंने बोला अभी कि सारे के सारे लोड तुम क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जब भी तुम जनरेटर को कनेक्ट कराते हो किसको, इनफाइनाइट बस पे, वो जो मूवमेंट होता है दैट इज अ नो लोड। एट नो लोड पे तुम क्या करते हो, जनरेटर को सिंक्रोनाइज कराते हो किससे, इनफाइनाइट बस से। Generator is synchronized with what, infinite bus at no load. So this will be termed as what, synchronizing instant. This will be termed as what, synchronizing instant. तो आपको definitely ऐसा पूछा जाता है, what is that instant at which you will synchronize your generator to the what, infinite bus. क्योंकि generator का जो भी कुछ ज़्यादा स्टडी होने वाला है as a isolated generator बहुत अलग होने वाला है। क्योंकि सिंपल एक सेपरेट जनरेटर का स्टडी बहुत अलग, मतलब बहुत कम होता है कि जितना ज़्यादा स्टडी आपके पास एक अल्टरनेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस के ऊपर होता है। क्योंकि जो पूरा का पूरा पावर सिस्टम है आपका, पावर सिस्टम में जब भी देखोगे तो यही वाली कंसेप्ट और यही वाली बात होने वाली पूरी की पूरी। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग यू कैन से। देखिए इसके अलग अलग केसेस में ले लेता हूं। केस 1 लिखेगा, क्या लिखोगे, द इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन यू कैन से, या इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। कौन से इंस्टेंट पे आप जनरेटर को सिंक्रोनाइज करने वाले आपके इनफाइनाइट बस से, इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। ठीक है, कौन से इंस्टेंट पे आप उसको सिंक्रोनाइज कराने वाले हो। ठीक है, अब देखिए मैं जो भी कुछ एनालिसिस करूंगा एक्चुअल पावर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्चुअल पावर सिस्टम जब उसका जब भी एनालिसिस करते हो तो उस एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना आपके पास जनरेटर का, या मैं कह सकता हूं उसके आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस करूंगा कैसे करूंगा, विदाउट रेजिस्टेंस मैं उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। और इसके पहले मैंने जो पावर फ्लो इन सिंक्रोनस मशीन पर्टिकुलर इन जनरेटर जब समझाया था तो उस टाइम पे मैं आपको सारी बातें बता दिया था कि जब मैं जनरेटर का रेजिस्टेंस मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस अगर नेग्लेक्ट करा दूंगा तो उसमें पावर का एक्सप्रेशन किस टाइप से आएगा। मैं इसके पहले बहुत अच्छे से सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये अल्टरनेटर है भाई, दिस इज ई एफ एट एन एंगल डेल, ई एफ एट एन एंगल व्हाट, डेल। दिस इज द रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये एक बस है कि जिस बस के अक्रॉस में है, दिस इज द नो लोड कंडीशन। नो लोड पे मैं क्या करने वाला, उसको कनेक्ट करने वाला। ठीक है, नो लोड पे क्या करने वाला, मैं इसको कनेक्ट करने वाला। सो दिस विल बी जे टाइम्स ऑफ एक्सेस, दिस इज द नो लोड कंडीशन। ठीक है, इस टाइप से ये आपके पास इनफाइनाइट बस है। ठीक है, और यहां से आपके पास ये आर्मेचर करंट है। ठीक है, इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे देखना है भाई इसमें एक्टिव पावर का नेचर किस टाइप से होगा, रिएक्टिव पावर का नेचर किस टाइप से होगा। मुझे एक बात बोलो, एट द इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसा इंस्टेंट है, नो लोड है या लोडेड कंडीशन है, ये कनेक्टेड ही नहीं उसको, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, दिस इज नो लोड कंडीशन। ठीक है, तो तुम क्या कह सकते हो कि जनरेटर इज कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट बस बार या इनफाइनाइट बस एट नो लोड कंडीशन। एट व्हाट, नो लोड कंडीशन। अगर नो लोड कंडीशन है तो बेटा मुझे एक बात बोलो, आई ए का वैल्यू कितना बन जाएगा, 0। आई ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 एम्पीयर बन जाएगा। अब नो लोड की बात चल रही है तो इसमें पावर आएगी या नहीं, बिल्कुल आएगी पावर। कौन सी पावर आएगी, रोटेशनल लॉसेस आएंगे ना, बिल्कुल सही है। इसके केस में मैंने जो आपके पास जो पावर बताई थी, पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्टिव पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पावर P इज इक्वल्स टू ई एफ मल्टीप्लाई बाय VT अपॉन एक्सेस इनटू व्हाट, साइन डेल, इनटू व्हाट, साइन डेल। इस टाइप से समझ में आ रही बेटा बात। अब मुझे एक बात बोलेगा, अगर करंट 0 है आपके पास, एज IA इज 0, ठीक है, इसका मतलब क्या, लोड इज 0। इसका मतलब क्या, लोड 0 है आपके पास, इट मीन्स लोड इज 0।
अगर आपके पास लोड जीरो है, अब आपके पास जो भी कुछ मतलब कि जो अल्टरनेटर है उसमें जो भी कुछ पावर आ रही है, दैट पावर इज ओनली ड्यू टू द रोटेशनल लॉसेस, और आई कैन से व्हाट, दैट पावर इज ओनली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मशीन। इनर्शिया जो उसका उसके ऊपर उसको ओवरकम करने के लिए जनरेटर जो भी कुछ पावर ले रहा है प्राइम मूवर मतलब प्राइम मूवर ने घुमाने के बाद उसमें जो भी कुछ पावर आएगी, दैट विल बी ओनली ड्यू टू व्हाट, दैट विल बी ओनली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मशीन, दैट इज द रोटेशनल लॉसेस। इलेक्ट्रिकल पावर जीरो रहेगी। कौन सी पावर? इलेक्ट्रिकल पावर जीरो रहेगी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर ये ऐसा रहेगा मतलब लोड इज जीरो, इसका मतलब बेटा क्या होगा आपके पास? लोड एंगल कैसा होगा? लोड एंगल विल बी जीरो, क्योंकि नो लोड कंडीशन है यार। ठीक है, इफ दिस इज द कंडीशन देन डेल विल बी व्हाट, डेल विल बी जीरो, डेल विल बी व्हाट, जीरो। इस टाइप से रहेगा। डेल अगर जीरो हो गया तो मुझे एक बात बोलो, इलेक्ट्रिकल पावर क्या आ जाएगी आपके पास? दिस पावर विल बी जीरो, इलेक्ट्रिकल पावर विल बी व्हाट, जीरो। ठीक है, दिस इज व्हाट, डेल जीरो इज इक्वल टू व्हाट, डेल इज नथिंग बट टॉर्क एंगल, टॉर्क एंगल आएगा। और कौन सा एंगल आएगा आपके पास? टॉर्क एंगल, पावर एंगल, और यू कैन कॉल इट इज व्हाट, लोड एंगल, बिकॉज लोड ही जीरो है आपके पास। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो 2 मिनट पहले यहाँ पे तो बताया पावर आएगी, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर कैसे लिखी जाएगी? पीएम। ठीक है, पीएम से इंडिकेट करते हो आप मैकेनिकल पावर को। ठीक है, तो एक्टिव पावर इज व्हाट, जीरो। इतना समझ में आ गया? एक्टिव पावर जीरो है, लोड एंगल जीरो है, आर्मेचर करंट जीरो है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिकल पावर आएगी, दैट इलेक्ट्रिकल पावर विल बी व्हाट, जीरो। इलेक्ट्रिकल पावर विल बी व्हाट, ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिकल पावर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिकल पावर। इस टाइप से आने वाला। अगर लोड करंट जीरो है तो मुझे एक बात बोलो, ई एफ वी टी एट एन एंगल डेल इज इक्वल टू व्हाट, वी टी, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉप होगा ही नहीं। सो इफ दिस इज द कंडीशन देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी, एज द एंगल डेल इज जीरो, इट मींस व्हाट, बोथ आर सेम। दोनों कैसे हो जाएंगे? मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों भी तो सेम ही हो जाएंगे उसको। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बात भी बता सकते हो कि ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, वी टी एट द इंस्टेंट ऑफ व्हाट, सिंक्रोनाइजेशन, एट द इंस्टेंट ऑफ व्हाट, सिंक्रोनाइजेशन। ये वाला कंडीशन रहने वाला है जब आप अल्टरनेटर को कहाँ पे कनेक्ट करने वाले हो? इनफिनिट बस पर जब कनेक्ट करोगे तो। इतना समझ में आएगा? ठीक है, अगर ये आपको इतना पता चल गया तो देखिए मैं इसका आगे एनालिसिस करता हूँ कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। कि यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन विल बी व्हाट, कितना रहेगा वोल्टेज रेगुलेशन? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा। कैसे? ई एफ माइनस वी टी डिवाइडेड बाई वी टी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू वोल्टेज रेगुलेशन। तो ई एफ और वी टी दोनों सेम ही है, तो ऑब्वियस बेटा इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ वोल्टेज रेगुलेशन आएगा दैट विल बी जीरो, दैट विल बी व्हाट, जीरो। एट द इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन कुछ लॉसेस आएंगे, करंट ही जीरो है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ऑब्वियस उसमें लॉसेस वाला सवाल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हीटिंग वगैरह, सर्कुलेटिंग करंट, ये सारी बातें होगी नहीं उसमें। जब आप पैरेलल ऑपरेशन पढ़ोगे तो उस टाइम पे जो कुछ होगा वो पैरेलल ऑपरेशन अलग बात है, ये क्या है, इनफाइनाइट बस पे कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आगे मैं बात करता हूँ कि जब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने अपने अल्टरनेटर को यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, अल्टरनेटर जब इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट हो चुका है तो उसके आगे मुझे देखना है, तो उसके आगे देखिए क्या होने वाला है आपके पास अभी। तो आप सेकंड केस लिखिएगा, केस 2, when your alternator is connected to the infinite bus and alternator start working as a alternator, वो क्या करे, अल्टरनेटर की तरह काम करना शुरू करता है। इसका मतलब क्या, उसका करंट अभी नॉन जीरो है। ठीक है, जीरो नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटर ने अभी इनफाइनाइट बस को पावर देना स्टार्ट कर दिया है। क्या किया, पावर देना स्टार्ट कर दिया। तो इसके केस में क्या होगा, आई एफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, पीई विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बट ई एफ का वैल्यू इस तरीके से आपने सेट किया है कि ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, वी टी इसके बराबर रहने वाला। क्या बोल रहा हूं मैं, ई एफ इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, वी टी इसके बराबर रहने वाला है। अब ये किस टाइप से रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा, तब देख लीजिएगा किस टाइप से होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये केस जो होगा, केस 2 में क्या होगा आपके पास, क्योंकि इस केस में होने क्या वाला है, अब आपका जो अल्टरनेटर होगा, नाउ योर अल्टरनेटर विल ऑपरेट एज अ जनरेटर। तो उस केस में देखिए, उस केस में ई एफ और वी टी दोनों के वैल्यूज अगर सेम देख रहे हो तो इसका मेरे हिसाब से आपको उसका रीजन भी पता चल गया। मैं उसको वोल्टेज रेगुलेशन के केस में समझाया था उसका रीजन क्यों ऐसा होने वाला होगा। ठीक है, सो व्हेन अल्टरनेटर स्टार्ट ऑपरेटिंग एज अ जनरेटर, व्हेन work as a generator या work as a alternator, works as a alternator। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेटली बहुत बार पूछा जाने वाला होता है इंटरव्यू में। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, अगर ऐसा है तो आर्मेचर करंट को अपन क्या बोल देते हैं, आई ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा है तो डेल इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा है तो पावर इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा है तो मैंने लेकिन कंडीशन अभी फिलहाल ऐसे मेंटेन करी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी। इस टाइप से मैंने बोला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके पास। ठीक है, इस टाइप से होने वाला है।
फिलहाल मैंने अभी ई एफ को चेंज नहीं किया, ई एफ को एज इट इज रहने दिया, एक्साइटेशन चेंज नहीं किया मैंने। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्साइटेशन इज नॉट चेंज्ड, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया मैंने, बस उसको वहां पे कनेक्ट किया है। तो अभी होगा क्या, अभी होगा कुछ भी नहीं, बस मेरा जो अल्टरनेटर होगा वो क्या करेगा, पावर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। किसको, जो मेरे पास जो इनफाइनाइट बस को क्या करेगा, पावर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो चाहे तो मैं उसका यहाँ पे डायग्राम पे निकाल देता हूँ। ये इनफाइनाइट बस है, ठीक है, और इस बस का टर्मिनल वोल्टेज वी टी एट एन एंगल 0, ये जे टर्म्स ऑफ एक्सेस है। ठीक है, दिस इज ई एफ एट एन एंगल डेल है। ठीक है, इस टाइप से, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, दिस इज द कंडीशन व्हेन योर अल्टरनेटर विल वर्क एज अ जनरेटर। तो इसमें जो आर्मेचर करंट आएगी दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बी नॉन जीरो करंट। सो दिस आई ए इज नॉन जीरो। अगर आई ए नॉन जीरो होगा तो ऑब्वियस है कि, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ तो पावर आ रही होगी, एक्टिव पावर आएगी, रिएक्टिव पावर आएगी। ये किस टाइप से आएगा, कितना आएगा, फिलहाल मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आपको अगर याद आ रहा है तो देखिए, मैंने आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर उन दोनों के फॉर्मूले लिख के दिए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला किस टाइप से आएगा। क्या बोला था मैंने, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टिव पावर, ये भी मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। तो सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर, ये सब कुछ अपन इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आपको रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला अगर पता नहीं होगा तो देखिए कैसे डिराइव कर लोगे उसको। आर्मेचर करंट विल बिकम व्हाट, आई ए विल बी इक्वल्स टू ई एफ एट एन एंगल डेल माइनस वी टी डिवाइडेड बाय एक्सेस एट एन एंगल 90। ठीक है, अगर मैं आई ए का अगर कॉन्जुगेट ले लूंगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू ई एफ, दिस विल बिकम 90, ऊपर माइनस 90 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस 90। सो दिस विल बिकम डेल 90 माइनस डेल, दिस विल बी वी टी एट एन एंगल 90, दिस विल बिकम व्हाट, एक्सेस के बराबर, दिस विल बिकम व्हाट, एक्सेस के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर सपोज अगर मुझे वहाँ से अगर सपोज मुझे सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर पता करना है, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर पता करें, तो देखिए किस स्टेप से पता करोगे इसको। तो ठीक है, मैं रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर की बात कर रहा हूँ। तो क्यू आर जो आएगा आपके पास, क्यू आर विल बी इक्वल्स टू वी टी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस वन, एंड इसका डायरेक्टली मैं क्या ले लूँगा, साइन ले लूँगा, इसका क्या ले लूँगा, साइन ले लूँगा। ठीक है, पहले मैं एस आर निकाल लेता हूँ। एस आर अगर ड्रॉ करो, फाइंड करोगे तो कितना आएगा, वी टी, इसका कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या है, ई एफ एट एन एंगल 90 माइनस डेल माइनस वी टी डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्सेस। तो ये बन जाएगा वी टी मल्टीप्लाई बाय ई एफ, वी टी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ई एफ एट एन एंगल 90 माइनस डेल माइनस वी टी स्क्वायर एट एन एंगल 90 डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्सेस। इस टाइप से। तो अगर मैं सपोज अगर यहाँ से अगर रिएक्टिव पावर फाइंड करो रिसीविंग एंड, देन दिस विल बिकम वी टी मल्टीप्लाई बाय ई एफ, क्या बनेगा, दिस विल बी वी टी मल्टीप्लाई बाई ई एफ डिवाइडेड बाई एक्सेस, और इसका क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस डेल माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन साइन 90 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, साइन 90 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस विल बिकम ई एफ वी टी, साइन 90 माइनस डेल बिकम व्हाट, कॉस डेल डिवाइडेड बाई एक्सेस माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन व्हाट, एक्सेस। इस टाइप से होने वाला है। तो अगर ये इस टाइप से, तो मुझे एक बात बोलो, वी टी अपॉन एक्सेस, एंड दिस इज ई एफ कॉस डेल माइनस वी टी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से। अब बेटा मुझे एक बात बोलो, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी एज ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, इस टाइप से है। कॉस डेल का वैल्यू क्या होगा, डेल तो अभी जीरो है, क्या डेल जीरो है, पहले बात बोलो मुझे, डेल जीरो है क्या, जीरो नहीं है, मतलब जीरो से क्या होगा, डेफिनेटली बड़ा ही है, 4 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 25 40 जो भी कुछ होगा, कुछ तो है डेल का वैल्यू, बिल्कुल सही है। अगर डेल का वैल्यू जीरो तो क्या आएगा, डेफिनेटली लेस देन 1 आएगा। ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अगर ये लेस देन 1 आ रहा है और इसका कुछ तो वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है, वीटी के बराबर ही है, इसका वैल्यू कितना है, वीटी के बराबर ही है, तो ई एफ कॉस डेल विल बी लेस देन या ग्रेटर देन वीटी। क्या होगा, ई एफ कॉस डेल का वैल्यू कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, बिल्कुल सही है, लेस देन ही होगा। इसका मतलब क्या, फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग दैट ई एफ cos del will be less than Vt. It means Vt
cos del will be less than what Vt, it means cos del will be less than 1. इस टाइप से होने वाला. अगर ये इस टाइप का कंडीशन होगा तो क्यू आर का नेचर किस टाइप से आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा. अरे बताओ ना यार, रिएक्टिव पावर का नेचर कैसे आएगा रिसीविंग एंड पे, रिएक्टिव पावर क्यू आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव. रिएक्टिव पावर कैसे आएगा आपके पास, निगेटिव आएगा. रिएक्टिव पावर निगेटिव आ रही है बेटा, इसका मतलब जो नेचर होगा वो कैसा होगा आपके पास, पावर फैक्टर का नेचर कैसे होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है. तो अल्टरनेटर कहाँ पे ऑपरेट करा रहा है, नाउ योर अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग अंडर जो काइंड ऑफ एक्साइटेशन होगा, कौन सा एक्साइटेशन होगा, और उसमें तुम्हें ये भी बताना है कि जो रिएक्टिव पावर्स के नेचर से भी पता चल रहा है अपन को कि जो रिएक्टिव पावर का नेचर है वो नेगेटिव है. इसका मतलब इट इज ऑपरेटिंग एट व्हाट, लीडिंग पावर फैक्टर. इट इज ऑपरेटिंग एट व्हाट, लीडिंग पावर फैक्टर. इसका मतलब बस ये होता है कि लीडिंग पावर फैक्टर पे अगर आपका अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है तो अल्टरनेटर का जो फिलहाल जो एक्साइटेशन है वो कैसा है बेटा, एक्साइटेशन कैसा है, अंडर एक्साइटेशन. कैसा है, अंडर एक्साइटेशन. ठीक है, जब मैंने उसको यहाँ से, जब उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तब उसका कनेक्शन कैसा था, मतलब जो नेचर था कैसा था, अंडर एक्साइटेशन का नेचर है. मतलब यहाँ पे अंडर एक्साइटेशन होगा उसका. ठीक है, यहाँ पे. ठीक है, इस टाइप से. अगर अंडर एक्साइटेशन है ईएफ और वीटी इन दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो सपोज अगर मैं यहाँ से उसके वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात कर लेता तो वोल्टेज रेगुलेशन से तो बहुत सारी बातें मुझे पता चल जाती. तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में भी अपन थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस टाइप से आने वाला है. देखिए, अगर मैं यहाँ पे भी अगर सपोज केवीएल अप्लाई करके उसका फेजर डायग्राम बता देता तो वहीं से मुझे बहुत सारी बातें पता चल जाती. तो ईएफ एट एन एंगल डेल, EF at an angle del is equals to VT plus J times of IAXS. ठीक है, VT plus what, J times of IAXS. P तो आपके पास कैसा होने वाला है, P किधर गया, हाँ P तो आपके पास नॉर्मल मतलब कांस्टेंट कुछ तो वैल्यू आने वाला है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगा. लेकिन क्यू आर कैसा है, निगेटिव है. पी आर माइनस जे क्यू आर इस टाइप से आपके पास नेचर आ रहा है. इसका मतलब ऑब्वियस है आपके पास जो रिएक्टिव पावर आएगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी ऑफ द लीडिंग नेचर. अगर आपकी रिएक्टिव पावर अगर लीडिंग नेचर की आ रही है, इसका मतलब क्या, एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो आपके पास जो बस थी, बस की डिमांड क्या थी, बस को पावर लेनी थी. बस को डिमांड क्या थी, पावर लेनी थी. क्योंकि ये जो बस है इसको अगर सपोज मैं लोड की तरह कंसिडर करूं, दिस बस वाज एक्चुअली टेकिंग द पावर फ्रॉम व्हाट, योर सोर्स, एंड सोर्स इज वाज अल्टरनेटर. अगर सोर्स इसको क्या कर रहा है, पावर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, अगर पावर लेने वाली होती तो जब भी लोड में पावर जाती तो उसका जो नेचर होता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पी आर plus J times of QR. It means your bus is taking active power or it is drawing active power from the source, and as your reactive power is positive, it means your bus is taking the reactive power from the what, source. अगर पॉजिटिव होता तो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है. अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये पावर लेने के बजाय क्या कर रहा है, पावर दे रहा है किसको, अल्टरनेटर को. इट मीन्स दैट योर अल्टरनेटर इज ड्रॉइंग द रिएक्टिव पावर फ्रॉम व्हाट, इनफाइनाइट बस. इट इज ड्रॉइंग द व्हाट, रिएक्टिव पावर फ्रॉम द व्हाट, इनफाइनाइट बस. ये वाला कंसेप्ट यहाँ से आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही पे बच्चे गलती कर देते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब मैं बोल रहा था कि अगर सपोज मुझे उसका फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करना तो वहां से भी अपन उसके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं. तो देखिए, अगर सपोज मैं उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो मुझे पता है आई मेरे पास कैसा है, आर्मेचर करंट कैसा मेरे पास, लीडिंग नेचर की है. करंट कैसे, लीडिंग नेचर की, क्योंकि ऑब्वियस है यार, पावर फैक्टर कैसा होगा उसका, लीडिंग नेचर का है. ठीक है, तो सपोज अगर मैं उसको VT यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं होगी मेरे पास इतनी, तो आई होप कि शायद आपको ये पता होगा. देखिए, मैं उसको रब कर दे रहा हूँ तो आपने लिख लिया होगा, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ. ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए भाई मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इस टाइप से. तो ये रहेगा आपके पास क्या, दिस विल बी टर्मिनल वोल्टेज VT. ये रहेगा आपके पास आर्मेचर करंट IA. IR क्यों आ रहा है, ओनली IA. ठीक है, इस टाइप से. और आर्मेचर करंट को उसका जो IAXA का जो ड्रॉप आएगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी 90 डिग्री लीडिंग. ठीक है, तो ये आएगा आपके पास IAXA का ड्रॉप इस टाइप से. लग रहा है ना, ठीक है, इसको, हाँ ठीक है, लग रहा है इसको 90 डिग्री. उसके बाद लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा और ये आएगा आपके पास यहाँ पे, थोड़ा लगना चाहिए. ठीक है, चल जाएगा. दिस विल बी VT. ये आएगा आपके पास IAXS and this will become what, EF. This will become EF and this will become IAXS. ठीक है, और ये आएगा आपके पास EF. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर EF
और वी टी, देखिए जितना ई एफ का वैल्यू है बेटा उतना ही वी टी का वैल्यू है, जितना वी टी का वैल्यू उतना क्या है ई एफ का वैल्यू, ठीक है, इस टाइप से। और अब मैं क्या बनाऊंगा, देखिए इसका जो टोटल दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा बेटा डेट विल बी डेल एंगल बनेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से डेल के एग्जैक्टली सेंटर से अगर बात करूँ तो देखिए एग्जैक्टली सेंटर से मेरे पास ये वाला कंडीशन बनेगा, इसको मैं बोल दूंगा डेल बाई टू, दिस विल बिकम आउट डेल बाई टू। अगर डेल बाई टू बन रहा है और ये क्या कर रहा है उसको एग्जैक्टली उसके सेंटर में अगर उसको ये बाइसेक्ट कर रहा होगा तो दिस विल बिकम आई ए मल्टीप्लाई बाई एक्सेस अपॉन टू। सिमिलरली दिस विल बी आई ए एक्सेस अपॉन टू, तो ये बन जाएगा इस टाइप से आपके पास, ठीक है। और अगर आप यहाँ से अगर उसका ये वाला अगर प्रोजेक्शन भी लोगे तो आपके पास यहाँ पे जो ई एफ का जो वैल्यू मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो ई एफ का वैल्यू मिलने वाला होगा दिस विल बिकम व्हाट ई एफ कॉस डेल, दिस विल बिकम व्हाट ई एफ कॉस डेल। तो आप यहाँ से भी उसको डायरेक्टली देख के पता कर सकते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से भी डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो कि ई एफ कॉस डेल और वीटी इन दोनों के बीच में देखो इतना ही ई एफ कॉस डेल और वीटी कितना बड़ा है, मतलब क्या ई एफ कॉस डेल इज इंडिज लेस देन व्हाट वीटी। अगर यहाँ से इतना पता चल रहा है तो ऑब्वियस है कि आपके पास जो क्यू आर का जो वैल्यू होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, रिएक्टिव पावर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट व्हाट, इट इज ऑपरेटिंग एज एट ए लीडिंग पावर फैक्टर एक्चुअली, ठीक है। और लीडिंग पावर फैक्टर पे जब आपका जनरेटर ऑपरेट करता है तो वो क्या करता है, सोर्स से रिएक्टिव पावर की डिमांड करता है, क्या करता है, सोर्स से रिएक्टिव पावर की डिमांड करता है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो आपके पास जो एंगल आएगा डेल का, देखिए किस टाइप से आने वाला, साइन डेल बाई टू, क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन डेल बाई टू विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अगर देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है आपके पास, ये हाइट है, ये क्या आपके पास बेस है, दिस इज व्हाट हाइपोटेनियस। सो साइन डेल बाई टू इज इक्वल्स टू IA multiply by XS upon 2 times of what VT. This is the value of what sin del by 2. Then this is the condition when zero voltage regulation will be there. When what? Zero voltage regulation will be there. So for zero voltage regulation, for zero voltage regulation, this is the condition. हाँ, समझ में आ रही बेटा बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो this is very important to understand that how the value of the sin del by 2 will be there for जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। और इससे रिलेवेंट मैंने पावर फैक्टर भी आपको बताया था, तो पावर फैक्टर किस तरीके से आएगा ये आप अभी वोल्टेज रेगुलेशन का वाले चैप्टर में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे उसकी जितनी जरूरत थी उतना मैं डिस्कस किया हो। अब आपने क्या किया, सपोज अगर आपने अभी ई एफ को बढ़ाना शुरू किया, किसको, ई एफ को बढ़ाना शुरू किया। अब सपोज मेरे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं बात करूँ, इसको अगर सपोज मैं बात कर रहा हूँ क्या, ई एफ कॉस डेल माइनस वी टी। अब मैंने क्या बोला, इसके पहले क्या था, मतलब कि इस केस के लिए ये क्या था, ई एफ कॉस डेल कम था किससे, वीटी के कंपैरिजन में। इसकी वजह से जो ओवरऑल जो इफेक्ट आ रहा था कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। ओवरऑल इफेक्ट जो आ रहा था कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। अब मैंने क्या किया, नाउ इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग ई एफ, इफ आई स्टार्ट व्हाट इंक्रीजिंग ई एफ, ई एफ को अगर मैंने बढ़ाना शुरू किया इस तरीके से कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बिकम व्हाट पॉजिटिव, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या, मेरा रिएक्टिव पावर जो आ जाएगी, रिएक्टिव पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। रिएक्टिव पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। रिएक्टिव पावर अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी। रिएक्टिव पावर अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब क्या, नाउ योर इनफाइनाइट बस इज नॉट टेकिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सोर्स, बल्कि क्या कर रही है, सॉरी नहीं बिल्कुल सॉरी मैंने गलत बोला। इसके पहले क्या थी, जब यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव में रिएक्टिव पावर वाज डिलीवर्ड बाय द इनफाइनाइट बस टू व्हाट सोर्स। लेकिन जब ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या, जब आपने एक्साइटेशन इंक्रीज कर दिया, एक्साइटेशन इंक्रीज करने के बाद जो नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर था, इसके पहले जो लीडिंग था, लीडिंग की जगह पे अब क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। अगर लैगिंग होगा तो आपके पास जो इनफाइनाइट बस होगी, नाउ इनफाइनाइट बस विल नॉट डिलीवर रिएक्टिव पावर टू द सोर्स, बल्कि इट विल टेक रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सोर्स, वो लोड की तरह काम करेगी उस टाइम पे, ठीक है। और आपका जो अल्टरनेटर होगा, इसके पहले जो लीडिंग पावर फैक्टर पे एक्ट कर रहा था, अब वो क्या करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे एक्ट करना शुरू कर देगा। कहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे एक्ट करना शुरू कर देगा। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, बिल्कुल कि कैसे, जब बढ़ाना शुरू किए इस ई एफ को, बिल्कुल सही भाई, जब ई एफ को बढ़ाना शुरू किया, ई एफ को बढ़ाना शुरू किया, आप तो मतलब इसको क्या करना चाहते हैं, ई एफ कॉस डेल को इससे बड़ा करना चाहते हैं वीटी से, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बिकम व्हाट पॉजिटिव। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव करना, तब तक के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे। लेकिन इसके पहले मतलब क्या, जब मैंने उसको कम था, मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस जब नेगेटिव था, नेगेटिव से जब मैंने उसको स्टार्ट किया, एक कंडीशन तो ऐसा भी आया होगा ना कि ई एफ कॉस डेल माइनस वी टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या, ई एफ कॉस डेल इक्वल्स टू वी टी, ऐसा भी कंडीशन आया होगा ना,
बिल्कुल से ऐसा भी तो कंडीशन आया होगा ना, बिल्कुल भाई डेफिनेटली आया होगा। तो उस कंडीशन में जो रिएक्टिव पावर की डिमांड होगी कितनी होगी, 0 होगी। उस कंडीशन में अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड 0 हुई तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, रिएक्टिव पावर अगर देनी ही नहीं है सिस्टम को, मतलब जो लोड है उसको, नाउ योर जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट व्हाट, इट इज ऑपरेटिंग एट अ नॉर्मल एक्साइटेशन एंड इट इज ऑपरेटिंग एट ए यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि उसमें रिएक्टिव पावर की जरूरत ही नहीं है। तो रिएक्टिव पावर की देगा भाई वो, सोर्स से भी नहीं देगा, सोर्स मतलब सेंडिंग एंड से भी नहीं आएगी और रिसीविंग एंड से डिमांड ही नहीं, तो सेंडिंग एंड से आने का सवाल ही नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। तो आपको इतना पता रहना चाहिए कि आप जिस तरीके से एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपके पास ई एफ कॉस डेल माइनस वी डी इसके वैल्यू चेंज होने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा ई एफ के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप लोड को तो चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ चेंज किसको कर रहे हैं, ई एफ को। तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा रिएक्टिव पावर का नेचर बदलने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, रिएक्टिव पावर का नेचर बदलने वाला है। अब आप में से कुछ लोगों ने सपोज सोच लिया कि सर अगर सपोज ये बढ़ा रहे आपने तो मतलब कि अभी तो अल्टरनेटर तो पूरा सिस्टम में आ चुका है, इन्फिनिट बस को कनेक्ट हो भी चुका है, पूरा ऑपरेशन नॉर्मल तरीके से चल रहा है, पूरा ऑपरेशन जो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। अगर सपोज आपने लोड को बढ़ाना शुरू किया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो लोड एंगल डेल होगा, डेल के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो डेल जो होगा नॉर्मली, अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम स्टेबल रहे तो डेल का वैल्यू 25 डिग्री, 26, 27, 28, 29, मैक्सिमम 28, 29, कभी कभी 32 तक भी पहुंच जाते हैं, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों की इसमें देखोगे आप, मतलब कुछ बुक्स में देखोगे तो उसमें ऐसा भी लिखा होगा। लेकिन जब डेल की अगर मैं बात करूं तो डेल के करस्पॉन्डिंग जब भी बात की जाती है तो डेल का वैल्यू कम होना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप सिस्टम की स्टेबिलिटी चाहते हो तो। लेकिन अगर डेल का वैल्यू आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, क्या बोल रहा हूं मैं, डेल का वैल्यू अगर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मैक्सिमम डेल का वैल्यू कितना बढ़ सकता है इसमें अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो डेल का वैल्यू बढ़ सकता है आपके पास P इज इक्वल टू ई एफ वी टी अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन डेल। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री होगा। और जिस इंस्टेंट पे आपके पास उसका वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो समझ लेना कि दिस विल बी द इंस्टेंट ऑफ व्हाट, सिंक्रोनिज्म लूजिंग। वो जो मतलब उसमें सिंक्रोनिज्म लूज हो ही जाएगा डायरेक्टली, सिंक्रोनिज्म क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इस टाइम पे मतलब कि जो पावर सिस्टम, क्योंकि उसमें तो जरूरत तो वही है, सिंक्रोनस मशीन का मतलब वही मेन पर्पस होता है कि पूरी की पूरी जो सिस्टम है आपकी कैसे रहे, सिंक्रोनाइजेशन में रहे। लेकिन अगर सिंक्रोनस मशीन का ही जो आपने लोड एंगल डेल है अगर उसको 90 डिग्री बना दिया तो आपकी सिस्टम कैसे सिंक्रोनिज्म में रह जाएगी। मैं कह सकता हूँ इंस्टेंट पे आपकी जो सिस्टम होगी क्या हो जाएगी, डीसिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी, असिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं उसको जो उसका कर्व होता है उस कर्व से अगर मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँ तो पी डेल कर्व जो होता है आपके पास, पावर एंगल कर्व जो होता है, तो पावर एंगल कर्व देखिए किस टाइप से आता है। आपने देखिए, आपने इसके पहले क्या किया था, उसको स्टार्ट कहां से किया था, जब डेल के वाले 0 था तो पावर कितनी थी आपके पास, 0 थी। एक्टिव पावर कितनी थी, 0 थी। तो देखिए मैं इस एक्सिस पे दिखा रहा हूँ एक्टिव पावर, और जो मेरे पास ये वाला एक्स एक्सिस है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पावर एंगल डेल। क्या दिखा रहा हूँ, पावर एंगल डेल दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मुझे एक बात पता है कि मेरी एक्टिव पावर थी, एक्टिव पावर कितनी थी मेरे पास, 0 थी। अगर मेरे पास एक्टिव पावर 0 थी तो मैं एक्टिव पावर को यहाँ पे दिखा देता हूँ, डेल भी 0 था तब एक्टिव पावर कैसी थी, 0 थी। क्योंकि आप देख सकते हो ना कि यहाँ से डायरेक्टली आपको क्या पता चल रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड साइन डेल, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड साइन डेल। अब आप क्या करने वाले, जैसे आप ई एफ को चेंज करोगे, ई एफ को बढ़ाओगे, चेंज करोगे, जिस तरीके से आप ई एफ का नेचर बदलने वाले हो, क्या कर रहे हो, जिस तरीके से आप ई एफ का नेचर बदलने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग आपका पी भी क्या होने वाला है, बदलने वाला है। साइन डेल तो मतलब ऑब्वियस है कि आपका लोड है तो लोड के अकॉर्डिंग, तो मतलब जब नो लोड की बात थी तो नो लोड के बाद में एक्टिव पावर 0 था तो उस टाइम पे मतलब इसका वैल्यू होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका वैल्यू 0 था। क्योंकि डेल 0 हो जाए तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो एक्टिव पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक्टिव पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो फिर मैंने उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट दिखा दिया आपके पास। लेकिन जैसे भी आपने उसके ऊपर लोड लगा दिया, जैसे भी आपने सिस्टम को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया जनरेटर से, तो जैसे भी आपने सिस्टम को अगर कनेक्ट कर दिया जनरेटर से, तो अब क्या हो जाएगा, उसमें पावर फ्लो होना शुरू कर देगा, करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। तो ऑब्वियस जो लोड होगा उस लोड के करस्पॉन्डिंग कुछ तो एंगल होगा, एंड ऑब्वियस है कि इस टाइम पे जो पावर आएगी एक्टिव पावर, दैट विल बी द नॉन जीरो पावर। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे आपके पास लोड बढ़ते जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो डेल होगा, डेल क्या करते जाएगा, डेल भी बढ़ते जाएगा। जैसा डेल बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्टिव पावर भी क्या करेगी, बढ़ेगी, एक्टिव पावर भी क्या करेगी, बढ़ेगी। आप सिंपली अगर चाहे तो देखिए डेल के अलग अलग वैल्यूज पुट कीजिएगा, साइन 10, साइन 24, साइन, क्योंकि जैसे आप 0 से 90 की ओर जाओगे तो डेल का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब जो साइन का कर्व होता है ना, वो वाला कर्व, ये वाला जो आपके पास क्या बोल रहा हूं मैं, जो एक्टिव पावर होगी वो क्या करेगी, उस साइन के कर्व को क्या करने वाली है, फॉलो करने वाली है। एक्टिव पावर क्या करेगी आपके पास, साइन के कर्व को फॉलो करेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसमें जो एक्टिव पावर का जो कर्व आएगा विद रिस्पेक्ट टू डेल, तो साइन का जो कर्व होता है उस टाइप से कर्व आने वाला होता है। इस टाइप से आपके पास क्या होने वाला है, एक कर्व आने वाला है। ठीक है, तो इस स्टेप से आपको एक बात पता चल रहा है कि ये वाला जो इंस्टेंट था कि जहाँ पे आपने जनरेटर को इन्फिनिट बस के साथ क्या किया था, कनेक्ट किया था, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन या मोमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। ठीक है, चाहे तो उसको मैं मोमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन या इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, ठीक है, मैं इंस्टेंट यूज किया हो।
इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रो, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग का इंस्टेंट होने वाला बेटा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम अगर आप देखिए तो देखिए इसमें अगर आप चाहते हो आपकी सिस्टम अगर सिस्टम आप क्या चाहते हो कि स्टेबल रहे, तो उसके लिए जो डेल का वैल्यू थोड़ा कम रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम पावर सिस्टम स्टेबल रहे तो उसके लिए जो डेल का वैल्यू कम रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने डेल का मैक्सिमम वैल्यू अगर उसमें प्रोवाइड कर दिया, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपने डेल का वैल्यू मैक्सिमम उसमें प्रोवाइड कर दिया, मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो इस के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली आपका सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें अगर एक सिंपल अगर बात बोलो ना तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप कंट्रोल सिस्टम पढ़े हो सब लोग, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में आपको पता है कि अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इस रीजन में अगर मेरी सिस्टम कैसे स्टेबल है और इस रीजन मेरी सिस्टम कैसे अनस्टेबल है, मतलब इसके आगे देखा जाए तो, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड पे जब जाते हो तो राइट हैंड साइड में जो पोल्स आते हैं आपके पास, पोल कैसे होते हैं, राइट हैंड साइड में जो पोल्स होते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिव पोल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। नेगेटिव पोल्स नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव पोल्स नहीं होती तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आता है तो वो कैसा आता है आपके पास, अनकंट्रोलेबल, और मैं कह सकता हूँ क्या कि अनबाउंडेड ग्राफ आता है, तो ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली क्या आप कह सकते हो कि दैट इज व्हाट, मतलब कि बाउंडेड सिस्टम नहीं होता, अनस्टेबल सिस्टम होता है। सेम इसमें भी आप कह सकते हो उसको, सेम इसमें भी क्या कह सकते हो आप, उसको भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं कि वैसे आप डायरेक्टली डीपी बाई डी का कर्व, जैसे इसके आगे मैं सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो डीपी बाई डी का जो कर्व होता है आपके पास, तो सिंक्रोनाइजेशन कोएफिशिएंट, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा पता है, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा होगा कि जो स्टेटर और रोटर इन दोनों के बीच में जो कपलिंग वाली जो बात होगी ना, मतलब दोनों के बीच में जो भी कुछ मतलब कि लोड जैसा बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो दोनों के बीच में जो एकदम मैं कह सकता हूं कि पकड़ होगी, दोनों के बीच में जो एकदम पक्का जो उनके बीच में रिलेशन होगा वो रिलेशन टूट जाएगा, क्योंकि उनकी उतनी भी कैपेसिटी नहीं ना, आप लोड को कंटिन्यूसली बढ़ाते गए, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर उतना सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहा, आप सिंपल बात करो, देखिए एक स्टेटर है और एक रोटर है, दोनों के बीच में क्या कीजिएगा, दोनों के बीच में कपलिंग है बहुत अच्छे से, दोनों कैसे कनेक्टेड है। अब आप कनेक्टेड है मतलब क्या, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं, फिजिकली कनेक्शन होगा तो मतलब उसका मतलब भी क्या रहेगा, स्टेटर और रोटर क्या है दोनों मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप, उसके ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं, सपोज अगर मेरे हाथ के ऊपर कुछ लोड बढ़ा दिया आपने, क्या है ना, एक ऐसा अलग अलग आप वेट रखते गए, जब तक मेरी कैपेसिटी तब तक मैं क्या करूंगा, उसको सहन कर लूंगा। लेकिन जब आपने और भी बहुत ज्यादा वेट बढ़ा दिया इन दोनों हाथों के ऊपर, सपोज अगर आपने 80 किलो का वेट रख दिया तो भाई मैं छोड़ दूंगा, नहीं होगा मुझसे। सेम चीज पावर सिस्टम में होती है। तो आपके ऊपर जो सिस्टम में जब आप लोड बढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सा लोड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। तो लोड बढ़ाते गए, मैक्सिमम कितना लोड बढ़ा दोगे आप, मैक्सिमम तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपके पास, P इज इक्वल टू EF VT अपॉन XS मल्टीप्लाई बाय साइन डेल। साइन डेल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 90 डिग्री। अगर मैक्सिमम इतना रख दिया तो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी, डायरेक्टली क्या कर देगा, छोड़ देगा, डायरेक्टली क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा। सपोज अगर मेरी कैपेसिटी, मेरे हाथों की जो मैक्सिमम वेट यहाँ पे जो सस्टेन करने की, मैं कह सकता हूँ उनको पकड़ने की अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 50 किलो है तो 50 किलो मतलब 80 किलो से तो बहुत ही कम होने वाला है। तो ऑब्वियस है कि अगर 50 किलो 80 किलो से कम है तो तब तक तो मैं उसको आराम से झेल लूंगा, ठीक है, मैक्सिमम क्या है ना, मैं इसको आराम से झेल लूंगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर चले गए तो बेटा मेरे हाथ वहां पर मतलब नहीं पकड़ पाएंगे एक दूसरे को। सेम चीज इसमें भी स्टेटर रोटर के बीच में जो आपके पास मैग्नेटिक कपलिंग होगी, दैट कपलिंग विल नॉट बी दैट मच सस्टेनेबल सो दैट इट कैन सस्टेन दैट मच एक्स्ट्रा लोड और एक्स्ट्रा लोडिंग ऑन द सिस्टम। सेम चीज इसमें भी होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री एट विच देयर विल बी, I can say that that will be the instant of losing the synchronism. That will be what, instant of losing synchronism. Instant of losing synchronism. ठीक है, ये रहेगा आपके पास उस टाइम पे डेल, ठीक है। अभी किस टाइप से होता है प्रैक्टिकली, जब अपन डीपी बाय डिटेल भी देखेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसका स्टेबिलिटी किस टाइप से आप बताओगे, कौन सा रीजन होने वाला है जिसमें आपके पास जो अल्टरनेटर का जो नेचर आएगा, कौन सा रीजन है कि जिसमें स्टेबल रहने वाला है, कौन सा रीजन है कि जिसमें अनस्टेबल रहने वाला है। मैं उस टाइम पे उसकी बात करूंगा तो आपको इससे भी बहुत अच्छा उसमें समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा भाई पूरा का पूरा आपने आज का जो डिस्कशन था किसके करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार के करस्पॉन्डिंग। अब अपन इसके बाद देखेंगे कि इसमें बहुत अलग अलग कंसेप्ट देखेंगे कि जब मैं एक्साइटेशन को चेंज करूंगा, प्राइमर को कांस्टेंट रख दूंगा
उसके बाद एक प्राइम मूवर को मैं चेंज करूंगा और एक्साइटेशन को कांस्टेंट रख दूंगा, तो उसे अलग अलग पैरामीटर देखने के लिए मिलेगा, कौन से किसके करस्पॉन्डिंग, कौन से पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग एक्टिव पावर चेंज होगी, कौन से पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग रिएक्टिव पावर चेंज होगी, किसको कांस्टेंट करेंगे, डेल कब कांस्टेंट होगा, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, ये सब कुछ आज अपन मतलब जब पूरा एनालिसिस करेंगे कि एक्साइटेशन को, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइम मूवर इनपुट, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाले आने वाले लेक्चर्स के बारे में, लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच।